बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन की दिलचस्प मौजू है और जवाब तलब सवाल है कि इमरान खान के सहूलतकार अचानक 3 महाज़ों पर सरगर्म अमल हो गए हैं, बल्कि 4 महाज़ों पर, 3 का मैंने गलत कह दिया, 4 महाज़ों पर सरगर्म हो गए हैं। और इसके पीछे क्या राज है? कहा यह जाता है कि चंद दिन पहले मोटरवे पर जो हदायतनामा फैज़ चकवाली ने बड़े खड़पैंस को पकड़ाया था, सब कुछ उसके बाद हो रहा है और ये हदायतनामे कहीं और भी पहुंचाए गए थे। वो सारे महाज में आपके सामने रखता हूँ। और फिर ये भी बता दूं कि बिंदियाल साहब ने एक पीटीआई के कारकुन के अंदलीब उनका नाम था, उनको अपने चैम्बर में बुलाया, काफ़ी तफसील से गुफ्तगू की और फिर ये बताया कि मैं क्या क्या फ़ैसले करने वाला हूँ। और 12-13 सितंबर के राउंड अबाउट वो इमरान खान को रिहा करने का फ़ैसला भी उसने बता दिया। अब आगे की कहानी ये दिलचस्प है कि वो कारकुन जो था पीटीआई का, वो बिंदियाल के कमरे से निकला तो सीधा आईएसआई के दफ्तर में गया और वहाँ जाकर उसने बिंदियाल का मनसूबा बता दिया। अब ये राज नहीं मालूम कि खुद बिंदियाल ने उसे कहा कि मैं ये फ़ैसला करने वाला हूँ, जाकर आईएसआई को बता दो, या वो आदमी जो है अंदलीब नाम का, वो डबल एजेंट है, आईएसआई के लिए भी काम करता है और बिंदियाल के लिए भी काम करता है। ये मैं कोई राय नहीं दे रहा, लेकिन ये एक राज है बहरहाल। लेकिन बिंदियाल को भी बता दिया गया है, कन्वे कर दिया गया है कि तुम रिहा करके देख लो और फिर उसके बाद जो होगा वो भी देख लेना। तो नाज़रीन, एक तो ये मौजू है और इसके अलावा पीटीआई के हामी, एक तो वकील ओवरऑल जो है वो जल्द इलेक्शन की हामी है, लेकिन पीटीआई के हामी वकीलों का एक धड़ा फैज़ के इशारे पर तहरीक चलाने का सोच रहा है, बल्कि उसने सोच लिया, फ़ैसला कर लिया है। तारीख़ का अभी उन्होंने फ़ैसला नहीं किया कि कब से, लेकिन बज़ाहिर सितंबर के वस्त में ये तहरीक शुरू होगी। इस तहरीक की कामयाबी के कितने इम्कानात हैं और इस दावे में कितनी सदाकत है कि वकला की तहरीक में बड़ी ताकत होती है। लेकिन इन तीनों अहम मौज़ूआत से पहले इसमें हम परवेज़ इलाही की रिहाई वाला मसला भी उठाएंगे। जब ये जनरल फैज़ नेटवर्क की अचानक मुतहर्रक होने का जिक्र करेंगे तो इसमें परवेज़ इलाही का इशू भी ज़ेर बहस आएगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं। बिजली के बिलों में इतना ज़्यादा इजाफ़ा कर दिया गया और उसके बाद कल पेट्रोल भी महंगा कर दिया गया, तो उसके बाद से तकरीबन हर रोज़ 1 या 2 अफराद की ख़ुदकुशियों की ख़बरें आ रही हैं। और ज़ाहिर है ये जब ख़बरें फैलती हैं तो उसके बाद मायूसी भी फैलती है, इश्तियाल भी बढ़ता है। तो ख़ुदकुशियों की ये तादाद खुदा ना करे बढ़ भी सकती है। और इसके अलावा जो अनरेस्ट की दूसरी किस्में हैं उनके मज़ाहर भी हम देख रहे हैं। कल कराची और अंदरूनी सिंध के इलाक़ों में बड़े शहरों की बड़ी मार्केटें और बड़े बाज़ार बंद रहे, किसी बहुत बड़ी तंजीम की तरफ से अपील किए बग़ैर ही। और अब जमात इस्लामी की भी आज हड़ताल है। इसके अलावा और भी कई तंजीमें मुतहर्रक हैं, जिनमें फैज़ नेटवर्क के लोग भी मुतहर्रक हैं। तो ये सूरत हाल तशवीशनाक है और लगता ये है कि मौजूदा निगरान हुकूमत का इंतखाब करते हुए कहीं न कहीं गलती हो गई है। काकड़ साहब को कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि मामलात क्या है, वो मामलात को गैर संजीदा ले रहे हैं। और काकड़ साहब ही अकेले क्या, इस पूरी काबीना को देख ले, फ़र्दन इक्का दुक्का आदमियों को निकाल कर आप सबका अगर बायोडाटा देख लें तो उनमें 4 तो खैर डकैत है। जो माशी टीम है वो पक्की डकैतों की टीम है और बाकी जो है वो डकैत तो नहीं है, लेकिन वो हैं झूला झूलने वाली पार्टी। और झूला भी कौन सा, वो मैरी गो राउंड वाला, यानी जिसमें आदमी को झूलने के लिए खुद ज़ोर नहीं लगाना पड़ता आगे पीछे होकर जिस तरह वो झूला झूलते हैं, बल्कि ये वो मशीनी झूला होता है जिसमें आपको सिर्फ बैठना होता है, तो वो मशीन आपको झूला झुलाती है, आपको कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ आपने मज़े लेने होते हैं। तो ये मैरी गो राउंड वाली टीम है जो सवारियों पर आकर बैठ गई है और झूला झूल रही है, इससे कुछ परवाह नहीं। आप किसी वज़ीर से पूछें कि इतनी महंगाई में लोग मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे, तो वो आगे से जवाब देंगे कि नहीं इतने हालात ख़राब नहीं है जितने मीडिया पेश कर रहा है। अच्छा, मीडिया तो पेश कर ही नहीं रहा। मज़े की बात यह है कि हालात की ख़राबी को मीडिया तो पेश कर ही नहीं रहा। टीवी के बुलेटिन में आखिर में 2 सत्र की ख़बर होती है और अखबारात में चंद सत्रों की खबर होती है, गैर नुमायाँ को इतनी बड़ी खबर नहीं होती। तो मीडिया कहाँ पेश कर रहा है बढ़ा चढ़ा कर। सूरत हाल बहुत ही गड़बड़ है। महंगाई
यानी वैसे माजी में हम सुनते रहे हैं कि महंगाई हद्दो हिसाब से गुजर गई है, लेकिन अब पता चला है कि हद्दो हिसाब क्या होता है। एक आदमी जो 50,000 कमा रहा है, उसको बिजली का बिल 30,000 आ गया, 20,000 उसने पेट्रोल पर खर्च कर देने हैं अगर वो मोटरसाइकिल पर आता जाता है, और अगर वो बसों और वैगनों पर आता जाता है तो तब भी उसके 5-10 हज़ार वो निकल गए। तो अब बाकी बचे उसके पास 8 या 10 हज़ार। तो 8 या 10 हज़ार में उसने घर का राशन भी लेना है, बच्चों की फ़ीसें भी देनी हैं, बीमारियों के अखराजात भी करने हैं, और चाय भी सवाल ही नहीं पैदा होता कि अब वो कुछ चाय पी जाए। मेरा ख़्याल है बहुत सारे लोगों ने चाय पीना कम कर दी है, क्योंकि बजट में तो रोटी पकाने के लिए आटा ख़रीदने की गुंजाइश नहीं रही, तो चाय कहाँ से पिएंगे। तो जनरल आसिम मुनीर साहब से अपील है, क्योंकि और तो अपील करने के लिए इस मुल्क में कोई है ही नहीं। आम तौर पर लोग ऐसे मौके पर चीफ जस्टिस से भी अपील करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस है वो तो इमरान की ऐन से शुरू होता है और इमरान के नून पर ख़त्म होता है, और नून से फिर शुरू होता है तो ऐन पर पहुंच जाता है, ऐन से शुरू होता है तो नून पर पहुंच जाता है। उसको तो इमरान के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। जब से ये बिंदियाल आया है, आपने देखा है कि इसने इमरान खान से मुतल्लक केस के अलावा कोई और केस सुना ही नहीं। ये जो नैब ऑर्डिनेंस का केस सुन रहा है, ये भी इसलिए सुन रहा है कि इसमें इमरान खान को किस तरह रिलीफ दी जा सकती है, इमरान खान को किस तरह बचाया जा सकता है, और उसकी पेश नज़र कुछ है ही नहीं। अल्लाह जाने ये किस गुनाहों की कौम के किस गुनाहों की सज़ा बिंदियाल की सूरत में एक अल्लाह ताला का अज़ाब बनकर नाज़िल हुई है, जो अदलिया जैसे बड़े इदारे को इमरान खान की उसने चाकर बना दिया है, और अपना जो सुप्रीम कोर्ट है उसको PTI का एक दफ्तर बना के रख दिया है। तो खैर, अच्छा नाज़रीन, दूसरा मौजू है कि ये शोरश बढ़ गई। मैं तो इसे कहता हूँ, और कई लोग मेरी बात नहीं मानते, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब से वो मोटरवे पर मुलाकात हुई है उसके बाद से ये शोरश बढ़ी है। और फैज़ का नेटवर्क आपके इल्म में है कि वो सिर्फ अदलिया ही नहीं है, उसमें उसमें 3-4 और भी तंजीमें हैं। तो आपने देखा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ दहशतगर्द हमलों में इजाफ़ा हो गया है। बन्नू में ताज़ा तरीन वाक़या देखिए कि 9-10 सिपाही शहीद हुए हैं, 15 के करीब ज़ख्मी हुए हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। अच्छा, जनरल फैज़ ही की ट्रेनिंग याफ्ता, तरबियत याफ्ता एक टीम गिलगित बल्तिस्तान में सरगर्म है, वही जिसके गुरीले आकर इस्लामाबाद में इमरान खान के हर फंक्शन में आकर कोई ना कोई तकरीब कारी करते हैं, रेलवे स्टेशन को जलाते हैं, बसों के स्टेशन को जलाते हैं, पुलों को जलाते हैं, दरख्तों को नज़र आतिश करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, फायरिंग भी करते हैं, बसें भी जलाते हैं। तो उस तंजीम ने गिलगित में एक बेचैनी का मनसूबा शुरू कर दिया है। जलसे हो रहे हैं, खिताबात हो रहे हैं, और उनमें पाकिस्तान को ख़त्म करने की धमकियां दी जा रही हैं। ये है फैज़ का एक दूसरा मोर्चा, ये KP वाला मोर्चा, दूसरा ये मोर्चा। तीसरा पंजाब में जो एक दहशतगर्द तंजीम है जिसका वो बानी मौलवी था, जो स्टेज पर बैठकर मिंबर रसूल पर बैठकर गंदी गालियाँ बका करता था, तो जिसको हज़ार रुपये के नोट भी इस फैज़ चकवाली ने दिए थे। तो वो तंजीम जो है वो भी महंगाई का इशू लेकर बेचैनी पैदा करने के लिए सरगर्म है। और नाज़रीन, चौथा महाज, ये अचानक से ज़मानतें, इनका सिलसिला तो तेज़ हो गया है। अब इसमें आता है परवेज़ लाई का इशू। आपने देखा कि ये जो चौथा महाज ये क्या कर रहा है। पहले आपने सुना कि एक जज साहब ने इस्लामाबाद में डिप्टी कमिश्नर और IG को इस बुनियाद पर चार्जशीट कर दिया कि तुमने 2 दहशतगर्द क्यों गिरफ़्तार किए। एक दहशतगर्द, एक दहशतगर्दनी उसको कही है, यानी खातून है लेकिन है वो दहशतगर्द। सिक्का बंद रियासत के दुश्मन है, और वो जो गिरफ़्तार है दहशतगर्द, वो भी सिक्का बंद। GHQ पर हमले की कमान कर रहा था वो। तो वो जज इस बात पर बरहम हो गया कि तुमने इन दहशतगर्दों को पकड़ने की जुर्रत कैसे की, और फिर एक आर्डर जारी किया कि इन दहशतगर्दों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। फिर इस्लामाबादी का एक और जज है, औरंगज़ेब उसका क्या नाम है, वो अयूब खान का कोई, उसने कहा कि जनाब ये तो पाकिस्तान में जो 2023 का साल है, ये तो आइन के लिहाज से बड़ा बदतरीन साल है। अयूब खान का ज़माना कैसा था, 10 साल का, जिसने आइन 2 मरतबा तोड़ा, और डंके की चोट पर ऐलान किया कि पाकिस्तान के अवाम इस काबिल नहीं है कि इन्हें वोट का हक़ दिया जाए, लिहाजा मैं बुनियादी जमहूरियत का सिस्टम, वो जो बेसिक डेमोक्रेसी BD सिस्टम जिसको बदनाम ज़माना वो, और जिसने फातिमा जिन्ना को कत्ल कराया, जिसके पूरे दौर में हज़ारों अफराद शाही किला में और दूसरे ऐसे मकामात पर बंद रहे, उनको टार्चर दे देकर हिलाक किया गया। अपोजिशन की सारी क़यादत बंद रही। 10 साल
मीडिया पर पाबंदी रही, अखबार में ख़बर नहीं छप सकती थी कोई अपोजिशन की। वो दौर कैसा था जनाब अपने दादा हजूर का, और फिर मुशर्रफ का दौर कैसा था, ज़ियाउल हक का दौर कैसा था, उसकी तफसील बयान करें तो फिर बहुत टाइम लगेगा ना। कोड़े, फांसियाँ, अवाम की ख़रीदो फ़रोख्त, ग्वांटानामो बे पूरा मुल्क ही बेच डाला। और वो दौर कैसे थे, और फिर इमरान खान के 3.5 साल कैसे थे जब अपोजिशन के लीडर थोक के हिसाब से गिरफ़्तार किए जाते थे। और यही अदालतें जो प्रोजेक्ट इमरान के तहत इन अदालतों में लोग मुसल्लत किए गए, यही जज हजरात उन लोगों की ज़मानत की दरख्वास्तें दराज में रख कर दराज को बंद कर देते थे। 10 महीने से पहले उस ज़मानत की दरख्वास्त ज़मानत की बारी ही नहीं आती थी। और वही अदालतें अब ये कह रही हैं कि ये जो डकैत पकड़ा है इसको फ़ौरन रिहा करो, इसको आइंदा किसी मुकदमे में नहीं पड़ना, जो मुकदमे दर्ज हो चुके हैं उनमें इनकी गिरफ़्तारी नहीं होनी इस डकैत की, और जो मुकदमे अभी दर्ज नहीं हुए उसमें भी गिरफ़्तारी नहीं होनी। बल्कि इसके साथ ये भी है कि पुलिस जाए और इस डकैत को हिफाजत और इज़्ज़त के साथ ये वो उसके घर में पहुंचा कर आए। ये दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा सुना आपने, सिवाय कोलंबिया के, सिवाय वेनेज़ुएला के, सिवाय कोस्टा रिका के, जहां अदलिया ड्रग माफिया, वहाँ के ड्रग माफिया कोकैन और वो कई किस्म के कुदरती जड़ी बूटियों से जो नशा हासिल किया जाता है, एक किस्म का नहीं कई किस्म का, भंग का और कोकैन का और एक और भी है, तो वो उनकी फैक्ट्रियाँ थी। और वहाँ की अदलिया इस ड्रग माफिया की स्लेव थी, ग़ुलाम थी, इसका हिस्सा थी। और अगर पुलिस किसी ड्रग डीलर को, किसी माफिया डॉन को पकड़ती थी तो ना सिर्फ ये है कि अदालत उसको ज़मानत दे देती थी, बल्कि वो पुलिस अफसर बाद में किसी नामालूम गोली का शिकार होकर मर जाता था। तो यहाँ भी आपने देखा ये वही अदालतें हैं कि जब किसी हुकूमत ने अगर फ़ैसला किया कि चीनी की ब्लैक रोकनी है और चीनी शुगर माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन करना है, तो जो स्टे देती हैं। कोई प्रॉपर्टी माफिया, ये जो लैंड माफिया, कब्ज़ा माफिया, लैंड ग्रैबर, ये इनके ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई होती है तो यही जज उनकी स्टे देते हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करने देते। ये जनूबी अमेरिका की, लैटिन अमेरिका जिसमें जनूबी अमेरिका भी आता है, जिसमें सेंट्रल अमेरिका भी आता है, मेक्सिको से लेकर वेनेज़ुएला, कोलंबिया, पेरू, ये 3-4 मुल्क ये, और 3-4 मुल्क सेंट्रल अमेरिका के, पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, ये होंडुरास, और ये 7-8 मुल्क जहाँ ड्रग माफिया का, इनका ड्रग कार्टेल का बड़ा राज रहा है कई अशरों तक। और वही नमूना हम आप पाकिस्तान की अदलिया का देख रहे हैं। तो जनाब परवेज़ इलाही को फिर जिस तरह दूल्हा बनाकर पेश किया गया और ये अहकामात पर अहकामात दिए गए, इसको ये भी नहीं करना, इसको ये भी नहीं करना, इसको गिरफ़्तार भी नहीं करना, इस पर कोई केस भी नहीं करना, इसे तंग भी नहीं करना, इसे घर पहुंचाना है बड़ी इज्जत के साथ। और फिर आपने देखा कि रियासत ने उसे बड़ी इज्जत के साथ डंडा लोली करके किसी और घर पहुंचा दिया। मैं तो नहीं कहता, लेकिन पीटीआई का सोशल मीडिया जो है, एक लंदन में बैठे हुए साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि ये उस जज को जिसने ये पेजी डकैत की ज़मानत ली, कि उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया, बल्कि एक और साहब ने तो जूते का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है। उन्होंने जज की फेवर में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी तर्ज के तौर पर कहा है कि किसी ने उनके मुंह पर जूता मार दिया या थप्पड़ मार दिया। तो मेरा मतलब ये है कि अगर इस तरह की गैर कानूनी, गैर आइनी और यानी क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स की सहूलतकारी का ये अमल अब अगर इस तरह रोका जाने लगा है तो फिर इसमें गिला किस बात का है। जब आप आइन शिकरी पर तुल जाएं, जब आप मुजरिमों की सरपरस्ती पर तुल जाएं, जब आप चोरों और डाकुओं को हर सहूलत देने के लिए तुल जाएं, और जब आप खुद बुलाकर पीटीआई के कारकुन को कहें कि मैं इस कौमी गद्दार इमरान खान को फ़लाँ तारीख तक रिहा कर दूंगा, तो फिर अगर रियासत जवाबी एक्टिविज़म का मुजाहरा करे
तो फिर रोना नहीं चाहिए, लेकिन आपने रोना है। तो बंदियाल साहब को एक सहज तरीके से ये पैगाम दे दिया गया है कि मियाँ तुम 15 के बजाय 14 के बजाय 13 के बजाय 12 के बजाय कल ही इमरान खान की रिहाई का आर्डर करके देख लो, फिर देखो कि वो रिहा होता है या नहीं होता। रियासत जब एक्टिव होती है, जवाबी तौर पर जवाबी कार्रवाई करती है, तो फिर उसके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं और उन रास्तों को आप बंद इसलिए नहीं कर सकते कि आपको पता ही नहीं होता कि उसके पास कौन कौन से रास्ते हैं। और नाज़रीन, मैं जहाँ एक ख़बर एक सत्र की आपको देना चाहता हूँ, फैज़ नेटवर्क बहुत तेज़ हो गया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इशारतन मैं कह रहा हूँ कि हाफ़िज़ साहब जिन शख्सियत को कहा जाता है, उनकी फुटिंग अब मज़बूत होने लगी है, बल्कि किसी हद तक हो गई है। यानी वो एक मज़बूती में एक कमी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अब तक कमज़ोर थे, मज़बूती में कुछ कमी थी, जिसकी वजह से कई लैप्सेस हमें नज़र आते रहे और कई लोगों को फिर तनकीद करने का भी मौका मिला कि रियासत क्या कर रही है, वो रियासत दुश्मनों के सामने बेबस हो गई है। बेबस नहीं हो गई, उसकी हिकमत अमली में कुछ एक स्लोनेस थी और जिसकी एक वजह थी वो जो मिसरा है ना कि हुई ताख़ीर तो कुछ बाइसे ताख़ीर भी था। तो यानी अगर ये सुस्ती हुई या कुछ ऐसा इम्प्रेशन मिला कि बर वक्त एक सद्देबाब नहीं किया गया, तो वो जो है वो रुकावट अब दूर हो रही है। और ये जो ख्वाब देख रहे हैं कि उलवी जो है वो इलेक्शन की तारीख देगा और मुल्क को बहरान का शिकार कर देगा, मुल्क बहरान का शिकार नहीं होगा, क्योंकि मुल्क को बहरान का शिकार करने के लिए माशाल्लाह से काकड़ और उसकी काबीना का इंतखाब पहले ही कर लिया गया। लेकिन वो एक अलग इशू है और मुझे तो यकीन है, यानी उम्मीद नहीं है, मुझे यकीन है कि अस्करी क़यादत, क्योंकि इस वक्त ज़िम्मेदारी उन्हीं के सर पर है, इस बहरान के अंदर से कोई ना कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा मैकेनिज़्म, ऐसा कुछ सलूशन ये दरियाफ़्त कर लेंगे कि जिससे मसाइल हल तो नहीं होंगे, लेकिन मसाइल को ज़्यादा गंभीर होने से रोका जा सकेगा, बल्कि किसी न किसी दर्जे अवाम की अश्क-शुई भी मुमकिन हो सकेगी। ये मुझे एक गुमान गालिब है, जिसको हम यकीन के दर्जे में भी कह सकते हैं। यकीन का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया जो नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि यकीन जब हम कहते हैं तो वो उसमें गैब की के ज़ुमरे में आ जाता है। तो गुमान गालिब का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ कि गुमान गालिब है कि अस्करी क़यादत जिनके ज़िम्मे ये सारा मसला साबिक़ अस्करी क़यादत की तरफ से विरसे में मिला है, वो ऐसा हल तलाश कर रहे हैं कि जिसकी वजह से अवाम की गर्दनों पर जो पाँव रखा हुआ है महंगाई ने, उस पाँव के दबाव में कुछ कमी आ जाए, वरना तो फिर ये हालात नाज़रीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो नाज़रीन, अब आखिर में एक मैं वकीलों की तहरीक का बता दूं कि वकीलों की तहरीक तो इस हवाले से है ना कि वो इलेक्शन जल्दी चाहते हैं, यानी असम्बली तोड़ने की मुद्दत से लेकर 90 दिनों के आखिर तक वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो। वो एक अलग चीज़ है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है, बल्कि उनका एक आइनी हक़ है। और इस मुतालबे में उनके हमनवा पीपल्स पार्टी भी है, जमात इस्लामी भी है, ANP भी है, कई और पार्टियाँ भी हैं, जबकि कुछ पार्टियां जैसा कि GDA का कल ही बयान आया है कि ये इलेक्शन जो है वो फरवरी मार्च में यानी हल्का बंदियों के बाद ही कराया जाए। तो दोनों उस तरह की राय है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जनरल फैज़ के इशारे पर PTI की वकला की एक तंजीम जो है PTI की वकला की, अब वो एक तहरीक चलाने का सोच रही है। और मैं इसमें से आपको ये ख़बर दे दूं कि ये सोचते ही रह जाएंगे, इन तहरीक चलाना इनके बस में नहीं है, क्योंकि जब से ये दारोगीर PTI की शुरू हुई है, PTI की वकील हमें कहीं भी 2 दर्जन से ज़्यादा की तादाद में इकट्ठे होते हुए नज़र नहीं आए। यहाँ मैं एक असूली बात आपको बताना चाहता हूँ, जिसका इस तहरीक से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ये तहरीक तो चलनी नहीं है। PTI के पास इतनी स्ट्रेंथ वकीलों की है ही नहीं कि वो किसी भी शहर में, किसी एक शहर में भी कोई तहरीक चला सके। तो लेकिन असूली बात मैं ये कह रहा हूँ कि बाज़ लोगों को ये गलतफ़हमी है। मैंने ये कई तजियाकारों को ये कहते हुए सुना कि वकीलों ने जब भी तहरीक चलाई वो कामयाब हुई। अब पता नहीं उन्होंने ये कहाँ से ये बात सुनी या कहाँ से ये बात घड़ ली। 2 बातें मैं करूँगा। एक तो ये है कि पाकिस्तान में एक मौके के सिवा वकीलों ने आज तक 72 साल की तारीख़ में एक भी तहरीक नहीं चलाई। मुख्तलिफ़ तहरीकों में वकील हिस्सा लेते रहे,
तहरीक उन्होंने ऐसी कभी नहीं चलाई जिसको हम ये कह सकें कि ये वकीलों की तहरीक है। मसलन भुट्टो के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी तहरीक चली, उसमें वकीलों की बहुत बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया, वकीलों ने गिरफ्तारियाँ भी दी, ज़ख्म भी खाए, कुछ शहीद भी हुए, लेकिन वो तहरीक PNA की थी, वकीलों की नहीं थी, वकील उसमें शामिल थे। MRD की तहरीक चली, उसमें भी वकीलों ने हिस्सा लिया, लेकिन वकील MRD की तहरीक का हिस्सा थे, तहरीक उन्होंने नहीं चलाई। पाकिस्तान में वकीलों की सिर्फ़ एक तहरीक चली, 72 साल की तारीख़ में सिर्फ़ एक तहरीक चली, जब सारे मुल्क के वकील मुत्तहद हो गए, लेकिन वो तहरीक भी सिफ़र पर आउट हुई, सिफ़र पर। रिकॉर्ड देख लें, अखबारात देख लें, कहीं से भी आर्काइव देख लें, जिन लोगों ने हिस्सा लिया उनको पूछ लें कि वो तहरीक सिफ़र पर आउट हुई। वो तहरीक कौन सी थी? इफ्तिखार चौधरी और उसके साथी जजों की बहाली की तहरीक, जिसको अदलिया बहाली तहरीक कहा जाता है। वो तहरीक चली, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में वकीलों के बड़े बड़े जुलूस निकले, ख़ास तौर पर लाहौर में बहुत बड़ा जुलूस निकला और कराची में बड़ा जुलूस निकला, जिस पर मुशर्रफ ने फायरिंग करवाई MQM के ज़रिए से। 50-60 अफराद शहीद हो गए, जिनमें 10-12 वकील थे। फिर अगले दिन वकीलों को एक बिल्डिंग में ज़िंदा भी जला दिया गया मुशर्रफ के हुक्म पर। वो ये सारी कुर्बानियाँ दी, लेकिन वो तहरीक नाकाम हुई। सिफ़र से ज़्यादा उसका नतीजा नहीं निकला, अदलिया बहाल नहीं हो सकी। इलेक्शन हो गए, बेनज़ीर शहीद हो गई, उसके बाद इलेक्शन हो गए, इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जीत गई और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में एक मुआहदा हुआ इलेक्शन से पहले कि जो भी हुकूमत पर इक़्तिदार आएगी वो अदलिया को बहाल करेगी। इस मुआहदे पर बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने के बाद फिर एक मुआहदा हुआ, लेकिन उस मुआहदे पर अमल नहीं किया गया और ज़रदारी साहब ने वो मशहूर एक बात की कि मुआहदे कोई कुरान हदीस नहीं होते कि उन पर हूबहू और हरफ बहरफ अमल किया जाए। इस पर रिएक्शन भी हुआ। तो फिर जब नवाज़ शरीफ साहब ने इस अदलिया बहाली का इशू अपने हाथ में लिया और लाहौर से, वो मॉडल टाउन से उनका जुलूस निकला, वो इतना बड़ा था कि उसने रास्ते में खड़े हुए तमाम कंटेनर, जिनकी तादाद सैकड़ों में थी, चंद मिनटों में उड़ा दी। और वो इतना बड़ा जुलूस था कि जब वो गुजरावाला अभी पहुंचा नहीं था तो एजेंसियों की रिपोर्टें थी, ख़ुद हुकूमत की रिपोर्टें थी कि इसमें हज़ारों अफराद नहीं है, इसमें लाखों अफराद हैं। और पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहला लॉन्ग मार्च था जिसमें हज़ारों नहीं थे, लाखों थे। चुनांचे फिर जनरल कियानी ने मुदाखलत की और जुलूस जब गुजरावाला पहुंचा, या गुजरावाला पहुंचने से कबल ही एक मीटिंग, टेलीफोनिक मीटिंग, मुलाकातें, राब्ते जो भी आपके इल्म में है, तो फिर ज़रदारी साहब ने एक आर्डर जारी किया ईवान सदर से या हुकूमत से कि जिसके तहत ये फ़ैसला किया गया कि अदलिया फ़लाँ तारीख़ को बहाल हो जाएगी। ये किस्सा आपको याद होगा, अखबारों में इसके बारे में मज़मून छपते रहते हैं। तो वो जजों की बहाली किसी वकीलों की तहरीक की वजह से नहीं हुई थी, वो तब हुई थी जब अपोजिशन के बड़े सियासतदान ने इस मामले पर सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया। वकीलों की क़ुव्वत का मुज़ाहरा नहीं, सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया। ज़ाहिर है जब वो लॉन्ग मार्च में लाखों अफराद थे तो वकील तो नहीं थे ना, वो सारे वकील उसमें शामिल होंगे, चंद हज़ार वकील होंगे। पाकिस्तान में कितने करोड़ों वकील तो नहीं हैं। तो ये गलत फहमी कुछ लोगों को है कि वकील बड़ी तहरीक चला सकते हैं। वकील पाकिस्तान में या दुनिया के किसी मुल्क में भी वकीलों ने तने तनहा कोई तहरीक चलाकर कामयाबी हासिल नहीं की, सिवाय इसके कि उनके मुतालबात का ताल्लुक़ अपने प्रोफेशन से हो। मसलन अदलिया से कोई मुतालबा कि हमारे ये हकूक़ दिए जाएँ, या किसी वकील की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ कोई जुलूस निकला तो वो कामयाब हो जाता है, क्योंकि उस जुलूस के नतीजे में वो वकील रिहा हो जाता है, या वकील रहनुमा पर मुकदमे दर्ज हुए वो मुकदमे वापस हो जाते हैं। यानी वो एक जो बिल्कुल छोटे से इशू होते हैं, महदूद एक उसमें प्रेमिसेस में बहुत ख़ालिस प्रोफेशनल जो नौइयत के मुतालबात वकील मनवा लेते हैं जुलूस निकाल कर। लेकिन कौमी तहरीक पाकिस्तान नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में आज तक ऐसी वकीलों ने नहीं चलाई जो कामयाब हुई है। और पाकिस्तान में भी आज तक वकीलों की कोई तहरीक कामयाब नहीं हुई। कोई तहरीक का मतलब यह है कि एक तहरीक चली थी, वो भी सिफ़र पर नाकाम हुई। तो नाज़रीन, ये है सूरत हाल, और अगले 10 दिन में हो सकता है 10 से ज़्यादा बड़े अहम वाक़यात हो जाएं। और बाकी रहा इमरान ख़ान, तो उसको लेने के लिए ना सऊदी अरब का तैयारा आ रहा है, ना उसको लेने के लिए कतर का तैयारा आ रहा है, ना उसको लेने के लिए पुतिन का हेलीकॉप्टर आ रहा है, ना उसको लेने के लिए
मोदी का उड़न खटोला आ रहा है, वो जेल में है, उसने जेल ही में रहना है। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।